चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसके अंदर आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो अलग अलग आर्टिकल्स के नंबर गिवन है कि कौन सा नंबर किस आर्टिकल के लिए यूज हुआ है और उस नंबर से कैसे उनको याद किया जाए। बहुत सारे नंबर है, अप्रोक्स 37 के अप्रोक्स हम 35 से 37 के बीच हम डिस्कस करेंगे कि उनको याद करना थोड़ा टफ है, लेकिन ये हमारा आपसे वादा है कि ये वीडियो देखने के बाद हम एक यूनिक तरीके से आपको ये याद करवाएंगे, एक स्टोरी बेस्ड करवाएंगे, कुछ लिंक करवाएंगे उनको, जिसके बाद आपको याद होगी और आप दोबारा बोल नहीं पाओगे और आपको ये आर्टिकल बिल्कुल टिप्स पे याद होंगी, जो कि मैक्सिमम एग्जाम में 1 से 2 नंबर के लिए पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले है, ये है आर्टिकल 1। क्या है? आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 है वो किसके लिए? डिफाइन द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी भारत देश है उसके अंदर यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, उनके नाम के लिए, ठीक है, इसको यूज किया गया है। कुछ ना, एक ही बात याद रखनी है आपको। क्या? आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ इंडिया, जो भारत देश है वो 1 नंबर का देश है। कैसा देश है? 1 नंबर का देश है। तो 1 हमें याद हुई, यूनियन ऑफ इंडिया क्या है? 1 नंबर का देश है। ठीक है, उसके बाद 3, अपने देश में क्या है? कोई भी 3 लोग बैठो। आर्टिकल 3, कोई भी 3 लोग बैठो। ये हम ट्रिक यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, और हो सकता है कि ऐसा हो ना हो, लेकिन हम इसको एज ए ट्रिक यूज कर रहे हैं। तो 3 लोग बैठो, किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी फॉर्मेशन या अल्ट्रेशन करनी है, बाउंड्रीज, नाम या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें कुछ भी डील करना है, तो उसके लिए है आर्टिकल 3। तो एक सिंपल सी ट्रिक क्या है? 3 लोग बैठो, किसी स्टेट के साथ कुछ भी छेड़खानी कर दो, तो हमारी ये ट्रिक है। उसके बाद है आर्टिकल 13। ये क्या है? ये बोलती है डिक्लेयर दैट द लॉज इनकंसिस्टेंट विद द डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। ठीक है, ये जो आर्टिकल है इसको याद रखने का एक ही तरीका है। क्या? इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो फंडामेंटल राइट्स। क्या है? फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको क्या करना है कि अगर मैं आपको पूछूं कि तेरे कितने राइट्स हैं, तेरे मतलब आपके, ठीक है, तेरे मतलब तू, तेरे, ये सब आपके लिए यूज होते हैं। तो तेरे कितने राइट्स हैं? तेरा, तेरे मतलब तेरा, तेरे मतलब तेरा, ठीक है। तो तेरे कितने फंडामेंटल राइट्स है? तो तेरे मतलब तेरा, याद रह जाएगा, तेरा मतलब 13। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे है, ये है आर्टिकल 14। इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसको याद रखने का तरीका है कि 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबके बीच, बच्चों के बीच में हम इक्वालिटी रखें, सबको समान नजरिए से देखें, तो इसलिए इसको बोला जाता है आर्टिकल 14। ठीक है, उसके बाद इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। उसके बाद आर्टिकल 16। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि अगर 16, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो फॉर्म्स हैं उनमें 18 साल या 20 साल या 21 साल के बाद बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के अंदर 16 साल की एज में बच्चे फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या सबको अगर 16 साल की उम्र में अपॉर्चुनिटी दी जाए, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी दी जाए? एम्प्लॉयमेंट की, तो सब बच्चे टाइम से नौकरी लग जाएं और टाइम से अपनी लाइफ को सेटल कर लें। ठीक है, तो 16 याद रखने की क्या है? अगर 16 साल की उम्र में आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए आपको एम्प्लॉयमेंट की, तो आप नौकरी लग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 17, 17 को याद रखने का क्या है? अनटचेबिलिटी। ठीक है, क्या होता है? मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद उसकी फैमिली 17 दिन तक बैठती है, इन जनरल जो बोला जाता है 17 दिन को बैठती है, क्योंकि उनके अंदर कोई भी अपवित्रता है या फिर कोई भी ऐसा है कि मान लीजिए मतलब किसी की डेथ के बाद जब बैठते हैं तो अनटचेबिलिटी वो खत्म हो जाती है, वो अबोलिश हो जाती है। उसके बाद वो एक तरह से हवन वगैरह होता है, उसके बाद वो मतलब एक तरह से घर शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए 17 दिन बैठते हैं अबोलिश करने के लिए, किसको? अनटचेबिलिटी को। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 19 याद रखने का तरीका क्या है? आर्टिकल 19 ये किस चीज के लिए? प्रोटेक्ट सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड मूवमेंट। आपको एक ही चीज याद रखनी है, इसमें जो मेन चीज है वो है स्पीच। ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो 19 साल की उम्र में बच्चे मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, इधर उधर घूमना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर स्पीच बोलना स्टार्ट कर देते हैं। एक और ट्रिक है इसकी, वो क्या है कि जो
हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो एस है, वो एस कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। तो आर्टिकल भी कितनी है? 19 है। ठीक है? तो स्पीच से हम इसको याद रखेंगे। ठीक है? उसके बाद आगे आगे है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? सबको पता है कि 21 साल के बाद बच्चा जवान हो जाता है, नाबालिग नहीं रहता, तो यहाँ से हम एज बेस्ड लिंक्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जब बड़ा होता है तो वो क्या करता है? इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फिर बच्चे आज़ादी मांगना स्टार्ट कर देते हैं, पेरेंट्स के दबाव में नहीं रहते 21 साल के बाद। ठीक है? उसके बाद आज़ादी है, सब कुछ है, ठीक है, वो अपनी लाइफ मांग रहा है, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं 21A। एडिशनली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं इस एज के अंदर। ठीक है? तो कुछ ही बच्चे होते हैं जो इस एज के अंदर आकर के अपनी एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, इसलिए 21A। ठीक है? उसके बाद आर्टिकल 25। अब क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे पढ़ लिख लेते हैं 25 की एज में, 21 के बाद मैक्सिमम फॉर्म अप्लाई करने स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं, वो या तो किसी प्रोफेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, कोई नौकरी पेशे को ज्वाइन कर लेते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, कोई भी अगर मान लीजिए प्रोफेशन में है, या फिर प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, या फिर इससे रिलीजन से कनेक्ट होना एक तरह से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है? तो कितनी उम्र में? 25 साल की उम्र में, क्योंकि 21 साल के बाद पढ़ लिख के उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है अब क्या करना है। ठीक है? चलिए, उसके बाद फिर क्या होता है? आर्टिकल 30। अब मान लीजिए माइनॉरिटीज कम्युनिटी से है कोई, अब वो अपने राइट्स के लिए प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करता है, उसके मान लीजिए कहीं भी राइट हनन हो रहे हैं, तो एट द रेट ऑफ 30 वो ऐसा करना स्टार्ट कर देता है, और एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है? चलिए, उसके बाद आर्टिकल 31। देखिए, हम इसको थोड़ा सा वीडियो को जल्दी कराएंगे, हमारा ये नहीं है कि हम इस टॉपिक को आपको 1.5 घंटे में खत्म कराएंगे, हम आपको कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीजें कवर करवाएंगे। ठीक है? 31। 31 के अंदर क्या है? अब इसके अंदर ये होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन कोर्ट्स। 30 के बाद क्या होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद उनके मान लीजिए कोई नौकरी पेशे के फॉर्म भरे हैं, किसी जॉब पे लगने वाला था, कोर्ट केस हो गया, तो यहाँ से जिंदगी में कोर्ट्स की एंट्री स्टार्ट हो जाती है 30 के आसपास। किसी का तलाक हो जाता है, किसी की मान लीजिए किसी मार पिटाई के केस में, कुछ भी 31 की एज में ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे कुछ तो क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद या फिर प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम चैलेंज्ड इन कोर्ट्स। ठीक है? ये याद रखने की है। उसके बाद 32 में क्या है? आर्टिकल 32 प्रोवाइड द रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग द रिट्स। 31 की साल में प्रोटेक्ट करते हैं खुद को, क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, और 32 की साल में वो रिट्स लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है? उसके बाद क्या होता है? जब रिट लगा लिया, सब कुछ कर लिया, किसी की लाइफ सेटल हुई, किसी की नहीं हुई, तो हम जब 40 साल की एज के आसपास पहुंचते हैं, तो हम लोग गाँव में फिर क्या होता है, 10, 15, 20 लोगों को जानना स्टार्ट कर देते हैं, या पूरे एक मोहल्ले को जानना स्टार्ट कर देते हैं, 1000 लोगों को जानना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अब हम पंचायत का हिस्सा हो गए। क्या हो गए? पंचायत का हिस्सा हो गए। कोई पंच बनता है, कोई सरपंच बनता है। ठीक है? या फिर कोई फाइट करता है बनने के लिए, नहीं भी बन पाता। ठीक है? उसके बाद क्या होता है? मान लीजिए आपने भी एक फॉर्म फिल किया सरपंच के लिए, सबने पंचायत सीरीज भी देखी होगी, है ना? और उसके बाद आप मान लीजिए नहीं बन पाते, तो आप कोऑपरेट करना शुरू करोगे अगले 3 साल तक। 40 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 43, 43। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तौर पे आप काम करोगे, समाज सेवा का काम करोगे एक तरह से, ताकि आने वाले इलेक्शन में आप जीत जाओ। ठीक है? उसके बाद 44। इस एज में आके क्या होता है? 44 काफी आदमी बुढ़ापे की तरफ चल अग्रसर होता है, तो सब लोग एक जैसे हो जाते हैं, एक जैसी सोच हो जाती है, एक जैसा पहनावा, बैठना, सब कुर्ता पजामा पहनना स्टार्ट कर देते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन 44 की एज में, और इसके दोनों नंबर भी सेम सेम है, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है? चलिए, उसके बाद 45। 45 में क्या है? आदमी कोई भी है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इस एज में आके बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि 30, 31, 32 साल की उम्र है, आपके बच्चे हो जाते हैं, तो 12 साल मान के चलिए, तो मतलब छठी सातवीं क्लास में वो होते हैं, मतलब इतनी बिलो द एज ऑफ 6। ठीक है? छठी सातवीं क्लास में होते हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे? अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 6 ईयर ऑफ एज। तो 45 साल की उम्र में क्या करता है आदमी?
बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना या उनके चाइल्डहुड केयर के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद 46 की उम्र में क्या करता है? 46 की उम्र में उसको ये पता लग जाता है, वो मान लीजिए कि अपने बच्चों की एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है, तो उसको ये पता लग जाता है एजुकेशन और इकोनॉमी कितनी ज़रूरी है, तो उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, उनको भी प्रमोट करना स्टार्ट कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेन स्ट्रीम में आए, ठीक है? उसके बाद 40 50 सॉरी 50 में क्या होता है? सेपरेशन की डिमांड शुरू कर देता है आदमी एक तरह से, है ना? वो मतलब एक एज के बाद आदमी धीरे 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 देखिए, कोई किसी भी घर में बुजुर्ग हो तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं, मतलब अब एक तरह से सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं, या फिर उनका नेचर ही ऐसा हो जाता है कि लड़ना झगड़ना इस टाइप से भी शुरू हो जाता है, तो इससे हम इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। उसके बाद 51 की उम्र में आदमी घर बैठ के खबरें देखना स्टार्ट कर देता है, इंटरनेशनल न्यूज़ देखता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा गजा, ईरान के अंदर क्या हो रहा था, ऐसे ही इजराइल में क्या हुआ था, यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ था, तो आदमी सोचता है कि इंटरनेशनल पीस हो, आने वाली सोसाइटी, जो आने वाली जनरेशन है वो अच्छे से सोसाइटी के अंदर रहे और अच्छे से जिए, ठीक है? उसके बाद 41A एडिशनली फिर क्या सोचता है? वो ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि उसकी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं सोसाइटी के प्रति, ठीक है? उसकी भी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं सोसाइटी के प्रति, उनका वो ध्यान रखता है, ठीक है? चलिए, उसके बाद 72, 72 में क्या है? देखिए 72 में क्या है कि जो प्रेसिडेंट है उनको पावर है, ठीक है? उनको कुछ पावर है, ग्रांट्स द पार्डोन्स, सस्पेंड द रेमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस होते हैं जिनके अंदर मान लीजिए जैसे फांसी की सजा, उसके अंदर भी प्रेसिडेंट को ये होता है, पावर होती है कि वो उसको छोड़ भी सकता है या फिर वो भी कर सकता है। कोई भी मैक्सिमम जो फांसियां टूटती हैं वो प्रेसिडेंट से ही होकर के जाती है, ठीक है? तो ये याद रखने की एज क्या है? मान लीजिए 72 साल की उम्र में कोई प्रेसिडेंट है, तो उस उम्र में आदमी सोचता है एक बार, मतलब जो कम आपने देखा होगा मैक्सिमम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं वो ज्यादा एज के होते हैं, क्योंकि वो इतना बोल्ड डिसीजन, जबकि एक यंग आदमी को बिठा दिया जाए तो हो सकता है वो कुछ ऐसा डिसीजन ले जाए कि उससे एक टाइम के बाद देश को इफेक्ट पड़े, ठीक है? तो ये ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद इसकी ट्रिक सबसे शानदार है 76, 76। 76 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 76। भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर या किसी भी कोर्ट के अंदर जो भी अपने लॉज हैं, किसकी छत्र छाया में कोर्ट के अंदर लड़ती है? तो एजी इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो किसकी छत्र छाया में लड़ती है? एजी की छत्र छाया में लड़ती है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी होते हैं एजी, सेंट्रल गवर्नमेंट में सॉलिटरी जनरल ऑफ इंडिया होता है, लेकिन हम अटॉर्नी जनरल लिख देंगे, ठीक है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसकी छत्र छाया में? अटॉर्नी जनरल। उसके बाद 110, आपने देखा होगा कि एक 100 रुपए का नोट है, मान लीजिए आपको मनी बिल बनवाना है तो बैंक वाले आपसे 10 रुपए फालतू चार्ज कर लेंगे मनी बिल बनाने के, 100 रुपए के, तो कितने हो जाएंगे? 110, ठीक है? उसके बाद इसको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा निर्मला सीतारमन जी ने 2025 का बजट पेश किया था, ठीक है? तो किस आर्टिकल के तहत किया था? आर्टिकल 112 के तहत किया था, ठीक है? चलिए, उसके बाद 123, अपने देश के अंदर आपने देखा होगा कि सारी की सारी पावर्स, मैक्सिमम जो हमें दिखता है कि देश में जो काम हो रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन एक दो तीन पावर ऐसी हैं जो राष्ट्रपति के पास भी है, ठीक है? तो याद रखने की ट्रिक क्या है? एक दो तीन पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास भी है, ठीक है? अब देखिए, हम लोग सात सात लोग एक टेबल पे बैठे थे और दो लोग चेयर पे बैठे थे, तो हमने एक चाय की दुकान पे बैठे थे, हमने उसको बोला भाई 2 और 7 9, 2 और 7 कितना हुआ? 9, 9 चाय लिया। कितनी चाय लिया? 9 चाय लिया, और चाय का बिल जीएसटी वाला देना, क्योंकि हमें कंपनी क्लेम, हम कंपनी से क्लेम करेंगे, हमें वो चाय का बिल क्लेम हो जाएगा, ठीक है? याद रखने की ट्रिक सही है। उसके बाद जो फाइनेंस कमीशन है भारत का, ठीक है, उसका जो डेली का चाय का खर्चा है, चाय पे चर्चा होती है, वहां पे अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होती है, डेली का चाय का खर्चा कितना है? 280 रुपये। कितना खर्चा है डेली का? 280 रुपये। और आपने देखा होगा किसी की भी शादी है या फिर कोई भी है, किसी को भी हम डोनेट करते हैं तो 300 रुपये का सूट ऐसा आ जाता है कि हम उसको डोनेट कर दें। कितने रुपए का? 300 रुपये का सूट ऐसा आ जाता है कि हम उसको डोनेट कर दें, ठीक है? उसके बाद 300 में एडिशनली क्या है कि हम लोग राइट टू पावर्टी, गरीब लोगों को दान भी कर देते हैं, तो इसे याद रखने की ट्रिक ये भी हो सकती है, ठीक है? डिप्रेव्ड ऑफ द पावर्टी, ठीक है? उसके बाद आगे है 312,
देखिए, रेलवे ने एक ज़बरदस्त स्कीम लॉन्च की है। ये कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है चीज़, हम सिर्फ़ इंटरलिंक करने के लिए एक स्टोरी बना रहे हैं, ठीक है? रेलवे ने ₹312 की टिकट के ऊपर एक ऐसी सर्विस स्टार्ट की है जिसमें ऑल इंडिया सर्विस, आपको ऑल इंडिया पैसेंजर का पास मिलेगा, आप पूरे इंडिया में घूम के आ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद 324, आपने देखा होगा कि 3 काम ऐसे हैं जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के दौरान 24 घंटे करता है। सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ये 3 काम कितनी देर करता है? 24 घंटे करता है। ये 3 काम 24 घंटे करता है। कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। उसके बाद 352, ठीक है? 352, 352 इसको ये कोई विशेष ट्रिक नहीं है, बस आपको याद रखना है कि कोई भी नेशनल इमरजेंसी इन केस ऑफ थ्रेट टू अ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है? या फिर एक ट्रिक ये हो सकती है कि 352 आतंकवादी देश के अंदर एक साथ घुस गए, नेशनल सिक्योरिटी पे इफेक्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद है 356, कितना है? 356, 356 को याद रखने का तरीका क्या है कि अगर राष्ट्रपति शासन देश के अंदर लग जाए, ठीक है ना? अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट है, उसकी बॉडी है, जैसे आपने देखा होगा हाल में ही 1 या 2 दिन पुरानी खबर है, 12 फरवरी को या 13 फरवरी को मणिपुर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट फेल हो गई थी स्टेट को चलाने के अंदर। बीरेन सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अब रिजाइन दे दिया। वहाँ पे क्या लगा है? प्रेसिडेंट रूल लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है, क्योंकि मणिपुर के अंदर काफी दिन दंगे भी हुए थे। तो 356 इंच का सीना था मोदी जी का, 356 का हुआ और वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा, जबकि गवर्नमेंट उसके ऊपर ज्यादा बोले भी नहीं है। अब उन्होंने क्या किया? प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। तो याद रखने का तरीका 56, 356, ठीक है? चलिए, उसके बाद ये है 360। देखिए, जब भी देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि पाकिस्तान में आई, श्रीलंका में आई या फिर बांग्लादेश में आई, किसी भी देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है तो बड़ी टफ है। ऐसे ही अगर इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए तो पूरा देश 360 डिग्री घूम जाएगा। कितने डिग्री घूम जाएगा? 360 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है? उसके बाद 368, ठीक है? इसको कोई विशेष ट्रिक नहीं है याद करने की, आप जनरल इसको याद कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर डूइंग सो, ठीक है? प्रोवाइड द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, 368 के तहत हम इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 370, ये सबसे प्रसिद्ध आर्टिकल है जिसका पीएम ने हाल में ही अमेरिका के अंदर भी इसका जिक्र किया है। ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर थी, जो अब हटा दी गई है, ठीक है? इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये यूनिक ट्रिक थी वो कैसी लगी? आपको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मैक्सिमम इसको शेयर करें, ताकि हम अलग अलग ऐसे टॉपिक हैं उनके ऊपर ऐसे ही यूनिक ट्रिक से आपके सामने लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके से याद कर सकें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं यूनिक ट्रिक से, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? थैंक यू।